अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम कैनेडा टीवी और एजेंडा पाकिस्तान के साथ मैं हूं अर्शिया अफजल। नाज़रीन, जैसे कि हम अपने प्रोग्राम में डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, डिफरेंट करंट सिनेरियोज पे बात करते हैं। इसी तरीके से आज इस सिनेरियो पे आज इस करंट इशू पे हम बात करेंगे, वो है अमन 21 की एक्सरसाइजेस। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, कैप्टन रिटायर्ड अदीबुज़्ज़मा सफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। स्पेशली आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है अमन 21 की एक्सरसाइजेस। जी, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि क्या थीम है इसकी और क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एक्सरसाइज के? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्सरसाइज की जो मेन थीम है, जैसे लिखते पीस टुगेदर फॉर पीस में जितने भी मुल्क काम कर रहे हैं वो अमन के हवाले से दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द रीजनल एंड ग्लोबल पीस। सो इसका जो थीम है या जो मोटो है वो टुगेदर फॉर पीस जो आप देख रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव ये है कि समंदर जो है ख़ास तौर पर इंडियन ओशन ट्रेड के लिए बहुत मसरूफ़ तरीन शाहरा है जैसे कहते हैं। और व्हेन वी से टुगेदर फॉर पीस तो मतलब जैसे खुश्की के ऊपर टेररिज्म और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, वैसे समंदर पर भी पायरेसी और बहुत इस तरह की नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो आजकल मुतहरिक हो गए और वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जिसमें ट्रेड को रोक सकें या किसी जहाज़ को अगवा कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो तमाम क्राइम्स एट सी उसको रोकने के लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है। पहली इसकी एक्सरसाइज 2007 में हुई थी, पाकिस्तान ने शुरू की थी और उसमें ज़्यादा ममालिक नहीं थे क्योंकि पहली एक्सरसाइज थी। और इस दफ़ा बिल्कुल सर, अभी मैं इसी सवाल की तरफ आ रही थी कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज इस सीरीज़ की हुई थी उसमें कितने कंट्रीज़ थे और किस तरह का फीडबैक था, उसके बाद किस तरह का फीडबैक आना शुरू हो गया? देखिए, ये जैसे मैंने कहा, जब ये थीम आपने प्रोजेक्ट की तो आपके फॉरेन ऑफिस के ज़रिए आपके जो दोस्त ममालिक हैं उन तक पहुँचती है, फिर वो उसको एवेल्यूएट करते हैं और फिर वो आके शरीक होते हैं क्योंकि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसमें 2007 में जब शुरू किया तो उस वक्त मैसेज गया तो हमारे पास तकरीबन उस वक्त 20-22 ममालिक थे जो आए और नंबर ऑफ शिप्स और जो यूनिट्स थी वो भी इतनी नहीं थी। लेकिन वो 2007 के बाद फिर हर 2 साल के बाद हो रही है। 2009 फिर 2011 करते करते अभी 2021 में ये 7वीं एक्सरसाइज है और इसमें माशाल्लाह से 45 और से ज़्यादा ममालिक जो है वो शिरकत कर रहे हैं और अगर उनकी यूनिट्स की तादाद ली जाए तो ये तकरीबन 100 के से भी गुजर जाती है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, सबमरीन, हमारी और दूसरे क्राफ्ट मिला के ये बहुत बड़े पैमाने पर ये एक्सरसाइज हो रही है। और इसमें जो खासियत है, पहली दफ़ा ये हो रहा है कि इसमें हम रशियन नेवी हमारे साथ एक्सरसाइज कर रही है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये रशियन जो आपके साथ कभी भी नहीं थे, अब आपके हम आ गए। इसमें चाइना भी आपके आया हुआ है, इसमें अमेरिका भी आया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही, जबकि इन दोनों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। जी, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म का, पाकिस्तान नेवी का और ख़ास तौर पर नेवल चीफ़ का कि जो उन्होंने इसको इस अंदाज से प्रोजेक्ट किया कि ये तमाम ममालिक एक्सरसाइज के लिए आ गए। अच्छा सर, जैसे अनफॉर्चुनेटली एक थोड़ा सा इमेज इस तरह का, एक परसेप्शन इस तरह का रहा है कि पाकिस्तान में जब आने की बात होती है, चाहे वो फॉरेन प्लेयर्स हों, तो वो एक थोड़ी रिलक्टेंसी सामने आती है। तो जब इनिशियल अब फर्स्ट सीरीज़ का फर्स्ट एक्सरसाइज हुई होगी, उसके बाद कितनी एफर्ट्स करनी पड़ी कंट्रीज़ को पाकिस्तान मतलब इस स्टेज तक पहुँचाने के लिए? देखिए, जब एक्सरसाइज ख़त्म होती है और एक्सरसाइज के ऊपर डीब्रीफिंग होती है तो 2007 से लेकर अब तक हमेशा तादाद बढ़ती रही है, जिससे ये तासुर लिया जा सकता है कि हर दफ़ा एक्सरसाइज बड़ी कामयाब रही और उसके बाद जो दूसरे एक्सरसाइज की तैयारियां थी वो बड़ी सही तरीके से हुई और लोगों को जब दूसरे ममालिक को इसकी खबर पहुंची तो उन्होंने विलिंगनेस ज़ाहिर की यहाँ पर आने के लिए। और इंडियन ओशन ख़ास तौर पर जो है अरेबियन सी, जहाँ हम लोग पर नॉर्थ पर हैं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटिजिक लोकेशन है क्योंकि पर्शियन गल्फ से सारा ट्रेड यहाँ आता है, रेड सी से निकल के आता है नीचे साउथ टू क्या कहते हैं कोलंबो से होता हुआ जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है। तो इसलिए जितने भी ममालिक हैं वो ज़रूर चाहेंगे कि वो इस एरिया में आएँ, उनको मौका मिले, वो इस एरिया को देखें और इस अपने
फ्यूचर के लिए अगर उनकी कोई डिप्लॉयमेंट होती है, कोई उनकी रिक्वायरमेंट आती है, तो उनके पास तजर्बा हो कि हाँ इस एरिया में उन्होंने एक्सरसाइज की। यानी मैं समझता हूँ, मैंने पहली दफ़ा रशियन शिप को जब कराची हार्बर में टीवी पे देखा आते हुए, मैं बीइंग अ नेवल ऑफिसर मुझे बड़ी हुआ कि ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और ये इतने मुख्तलिफ ममालिक जो हैं आपके साथ आए हुए हैं, आपके नेवल चीफ ने एड्रेस किया उनको, सो इट्स अ वेरी गुड। बिल्कुल, अभी मैं इसी तरफ आ रही थी कि ये जो पूरी एक्सरसाइज हो रही है, इसमें पाकिस्तान नेवी की इमेज बिल्डिंग को कितना पॉजिटिव देख रहे हैं, और दूसरा हमारी जो फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हम किस हद तक फुलफिल कर सकेंगे इसके? जी, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये 3 सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एक बड़ी इनफरादी हैसियत है नेवी की, चाहे पाकिस्तान नेवी हो, रॉयल नेवी हो, US नेवी हो। नेवी इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। मतलब नेवी के ज़रिए आप प्रोजेक्ट करते हैं, बिकॉज ये ऐसी सर्विस है कि जो आपके शिप्स और यूनिट्स जब दूसरे ममालिक जाते हैं तो आपकी जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके हिसाब से वहाँ पर उनका इंटरेक्शन होता है। वहाँ उन जो मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज होती हैं, मुख्तलिफ सोशल गेट टुगेदर्स होते हैं, तो आप एक इमेज प्रोजेक्ट करते हैं अपने नेवी का भी और अपने मुल्क का भी। तो एक सॉफ्ट इमेज जाता है कि देयर इज़ अ वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट ऑफ द पाकिस्तान नेवी, जो कि बाहर प्रोजेक्ट करते हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट जाएँ, चाहे वो अमेरिका जाएँ, टर्की जाएँ। तो उसी तरीके से जब वो लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ अभी इस एक्सरसाइज के साथ साथ जो सोशल गैदरिंग्स हुई हैं, जो लेक्चर्स हुए हैं, जो सेमिनार्स हुए हैं, जो स्पोर्ट्स फिक्सचर्स हुए हैं, ये इनकी टीमों के दरमियान, ये सब के सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से, आपकी इमेज बिल्डिंग हो रही है। तो ये नेवी के ये खासियत है कि वो आपकी फॉरेन पॉलिसी को, आपके इमेज को, आपकी जो डिज़ायर्ड डायरेक्शन है उसको वो इस्टेब्लिश करते हैं और वो दूसरे ममालिक उसको फिर अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करें, थोड़े से ब्रीफ करें कि बेसिकली इसका ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट क्या है इस पूरी एक्सरसाइज का। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। ऑपरेशन एज सच इसकी जो समंदर पर है, इसके 2 फेज हैं, बल्कि मेन जो है 1-2 फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, और फेज़ 2 का भी एक छोटा सा हिस्सा लैंड पर भी है। तो फेज़ 1 में है कि जब तमाम जहाज़ आते हैं, तमाम यूनिट्स आ रहे हैं और उनकी अराइवल सेरेमनी है, उनके रिसीविंग है, सारा कुछ, तो सारा जितनी भी एक्टिविटी है इट इज़ शोर बेस्ड। उनकी सेमिनार्स हो रहे हैं और इनके अदर एक्टिविटीज चल रही हैं। तो ये तो हो जाता है फेज़ 1 जो कि हार्बर में करते हैं, हार्बर के अंदर। फेज़ 2 जो है वो ऑपरेशनल एस्पेक्ट है। ऑपरेशनल ये है कि मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हैं समंदर पे जो आप दूसरे जहाज़ों के साथ करते हैं। मिसाल के तौर पर आप अंदाज़ा लगाइए कि लैंग्वेजेस दूसरी है लेकिन कम्युनिकेशन एक्सरसाइज होती है। तो कम्युनिकेशन एक्सरसाइज की आप कैसे मैसेजेस पास कर रहे हैं, कैसे उन लोगों को कर से एक वो हो जाता है। दूसरा ये फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन, आपके पास अपने वेपन है, उनके अपने, आप एक टारगेट सेलेक्ट करके ले जाते हैं, फिर हर नेवी का जो आदमी है वो अपने वेपन इस्तेमाल करता है। तो इंटरेक्शन हो रहा है, देख रहे हैं कि कैसे वेपन फायर किए जा रहे हैं और कैसे अटैक किया जा रहा है। सो वेपन डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि सबमरीन आपके साथ है। अब सबमरीन एक्सरसाइज करते हैं कि आपके जो सेंसर्स हैं जिससे सबमरीन पिक की जाती है वो लोग सब इस्तेमाल कर रहे हैं। सबमरीन जो है वो आ रही है, कहते वो पिक कर सकते हैं कि नहीं पिक कर सकते हैं, तो उसको एक एंटी सबमरीन एक्सरसाइज। सबमरीन के लिए ये होता है कि वो किस तरीके से आ सकती है, जितने बड़े जहाज़ काम कर रहे हैं सारे अपने सोनार इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो बग़ैर डिटेक्ट किए हुए आ सकती है। सो एक ये एक्सरसाइज हो जाती है। तीसरी एक्सरसाइज ये है कि आप समंदर पर हैं, तो जहाज़ों के जो रिप्लेनिशमेंट कहते हैं कि आप सामान एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पर, ख़ास करके टैंकर है जो अपना तेल देना है, सामान देना है, तो वो एक्सरसाइज होती है कि मुख्तलिफ जहाज़ आ रहे हैं और वो आपके जो लॉजिस्टिक सपोर्ट शिप है वो उनको एक्सरसाइज दे। सो ऑपरेशनली जो वो मोटी एक्सरसाइजेज करते हैं जो कि हम दोनों साइड के लिए, जो पाकिस्तान नेवी है वो भी उससे सीखती है, जो दूसरे नेवी वाले वो भी सीख रहे हैं। उनके प्रोसीजर क्या है, हमारे प्रोसीजर क्या है और किस तरीके से। सो ऑपरेशनली इट बिकम्स वेरी यूजफुल फॉर बोथ। तो सर, टुगेदर फॉर पीस ये स्लोगन था, इसका स्लोगन है बेसिकली इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं इस स्लोगन का, और
क्या ऐसा मतलब माइंड में क्या चीज़ थी जो ये बेहतरीन स्लोगन है, लेकिन क्या माइंड में थी ये चीज़ जिसको सोच के ये रखा गया? देखिए ना, जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को और इंटरनेशनल नेवीज़ को बुलाएंगे तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो अप्रोच है इट मस्ट बी अंडरस्टूड एंड इट मस्ट बी कॉमन टू मोस्ट ऑफ पीपल, जो सारे के सारे उसको एक्सेप्ट कर सकें। तो ये एक ऐसा स्लोगन था जो टुगेदर फॉर पीस, मीनिंग हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम किसी को वी हैव अ कॉमन एनिमी जो कि एंटी पीस है, हम उसके ख़िलाफ़ काम करें, एंटी टेररिज्म है, एंटी पायरेसी है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए तो सब तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप इसको लेके आगे चलते हैं तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि जैसे नेवल चीफ ने इसमें अपनी तकरीर में कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि मेरी जीत आपकी हार पर बेस की जाए या मेरा फ़ायदा हो तो आपका नुकसान हो। So ये basically I don't have to win for you to lose or I don't have to gain for you to lose। तो ये जब Together for Peace ये concept प्रोजेक्ट किया गया तो everybody said yes and it was a win-win situation for all। Win-win situation for all basically। अच्छा सर, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से हर कंट्री में हर फौज की हर नेवी के उस डोमेन में जो है वो डिफरेंट ऐसी टैक्टिक्स होती हैं जो पूरी दुनिया के सामने रिवील नहीं की जा रही होती, तो क्या इसमें कहीं वो टैक्टिक्स कोई वो स्ट्रैटेजीज तो रिवील नहीं हो जाएंगी? नहीं, मैंने कहा ना कि इसमें जो इंटर शिप्स जो एक्टिविटीज़ हैं, जो है समुद्र पे जो है ऑपरेशंस हैं, वो उस नौयत के नहीं आते जहाँ पर आप टैक्टिक्स को इस्तेमाल करने की कोशिश। लेकिन मेन चीज़ ये कि जो वेपन्स हैं उनका सबको पता है कि कौन कौन से वेपन कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, तो उन वेपन्स को इस्तेमाल करना और उन वेपन्स को डेमोस्ट्रेट करना वो होता है। बट जहाँ तक कि एक वॉर टाइप सिनारियो बनाकर और एक्सरसाइज करना कि दो फोर्सेस बन गई, एक अटैक कर रहा है, तो इस तरह की इसमें कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशंस उस हद तक होते हैं कि जहाँ पर आप का एम जो है वो एंटी पायरेसी है और एंटी टेररिज्म है या एंटी क्राइम एट सी। तो उसमें फिर वो ही टैक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। जहाज़ पे बोर्ड करना है तो वो आप देखेंगे जो वीडियोस रिलीज़ हुई हैं उसमें वो बाकायदा जहाज़ की बोर्डिंग भी दिखा रहे हैं, किस तरीके से बोर्ड करते हैं, पैराशूट से कैसे ड्रॉप करते हैं, कैसे। तो वो तमाम काम किए जा रहे हैं जो कि इस एक्सरसाइज के पैराडाइम में आते हैं। अच्छा सर, इकोनॉमी पे क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है इस तरह की एक्सरसाइजेस का, या फ्यूचर में हम कोई ऐसा कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं? लेकिन इकोनॉमी पे एक्सरसाइज से तो कोई नहीं, लेकिन इकोनॉमी जब अगर जैसे हमारे ज़माने में जब इस तरह के जहाज़ आया करते थे और कराची में एक्सरसाइज वगैरह हुआ करती थी तो बड़ी तादाद में जितने भी 100, 150, 200, 300 लोग हर रोज़ जाया करते थे बाहर शॉपिंग करने के लिए। तो लोकल जो आपके जो वेंडर्स हैं, लोकल जो मार्केट है उनके लिए वो सेल बढ़ जाया करती थी। और उस लिहाज से अगर ये आपकी फ्रीक्वेंटली जहाज़ आते रहते हैं जाते रहते हैं तो उस हद तक तो आता है। बट एज ऑन दी ओवरऑल इकोनॉमी में भी कोई इतना खास नहीं पड़ता है। सफ़ी साहब, एक सवाल, हमने ये देखा कि हम अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर फेंसिंग करवा रहे हैं, हमने ये देखा हम अमन 20 एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। बहरहाल ये पीस के लिए एक एफ़र्ट है पाकिस्तान की। पाकिस्तान अपने एंड पे जहाँ जहाँ होता है वो एफ़र्ट्स देता चला जा रहा होता है। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान की उस एफ़र्ट को उस तरह से जो है वो इंटरनेशनली रिकगनाइज नहीं किया जा रहा होता? देखिए, ये आप नहीं किया जा रहा था या अब आई थिंक नाउ इमेज चेंज हो गया है। थोड़ा सा चेंज इसलिए आया कि आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसने इस चीज़ को बहुत डाउन प्ले किया कि आपके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं और आपके जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनमें कोई बेहतरी लाए। क्योंकि ये लोग जो भी गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने ज़ात और अपने उस तक महदूद रखा, तो पाकिस्तान ने इसमें बहुत सफ़र किया। इंडिया के अभी आपने सुना होगा कि उनके जो फेक NGO से और पूरा उनका श्रीवास्तव नेटवर्क था उसके ज़रिए उन्होंने प्रोपेगेंडा किया और सारा कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने इस्तेमाल किया। तो वो बहुत एग्रेसिव उनकी डिप्लोमेटिक मनूवर्स थी जिसके ख़िलाफ़
हमने कुछ नहीं किया तो हम पर ये इल्ज़ाम आ गया। नाउ 2 साल से एक आदमी के आने से, इसमें कोई दो राय नहीं है, एवरीबडी विल, जो उनका इसका दुश्मन है वो भी मानेगा, इसके आने से इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है इमरान की, उस इमरान साहब ही हैज़ ब्रॉट दैट क्रेडिबिलिटी विद हिम इन जो अपने मुल्क के साथ। तो अब जब आप बात करेंगे कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर है तो उन दूसरे अंदाज से देखते हैं कि हाँ भाई ये वॉट एवर ही इज़ डिफरेंट मैन, ही मीन्स बिजनेस, ही मीन्स नेशनल इंटरेस्ट, ये अपने मुल्क का खैर खा है। तो उस लिहाज से एक तब्दीली आई। और दूसरी चीज़ ये कि हमने जितनी कंट्रीब्यूशन की है पीस कीपिंग फोर्स में यूएन के साथ, पाकिस्तान के जो नंबर ऑफ़ पीपल अब्रॉड जो काम करें उसका भी कोई नंबर 1 ही आता है जो भेजते। लेकिन अभी इस गवर्नमेंट ने आने के बाद जो एक्टिविटीज़ की उसमें डेफिनेटली आपका इमेज चेंज हुआ है। अभी आप देखिए हम इंडियन ओशन में काम कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के साथ, 45 मुल्क यहाँ मौजूद है, इंडिया मौजूद नहीं है। तो आपने जो आइसोलेशन वाला मंतरा वो आपने उलट दिया उनके ऊपर। ना, इंडिया इज़ आइसोलेटेड, इंडिया हैज़ नॉट बीन यूनाइटेड, जबकि यहाँ का 45 मुल्क आए हुए, रशिया भी आया हुआ जो इंडिया के साथ उनकी दोस्त है, अमेरिका भी आया हुआ जो कि स्टडी की पार्टनर है। हमने इतना सक्सेसफुल ये एक्सरसाइज कराई है कि जिसमें आपका ये वाला क्वेश्चन जो अटेंड हो रहा है कि यस इमेज इज़ चेंजिंग एंड पाकिस्तान इज़ नाउ बीइंग लुक्ड डिफरेंटली, उसको दूसरे अंदाज से देखा जा रहा है। अच्छा सर, अभी आप बात कर रहे थे कि इंडिया के आइसोलेशन की बात कर रहे थे, तो सर ये जो बेसिकली एक्सरसाइज है ये तो पाकिस्तान ही इसका होस्ट है, तो और इन्विटेशन गई तो ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्रीज़ आए। ऐसा होता है कि किसी दूसरी कंट्री में ये हुआ होता और उस वहाँ पे इस तरह की चीज़ देखने में आती तो एक अलग सिनेरियो होता। इस सिलसिले में आप किस तरीके से इस नैरेटिव को वो करेंगे कि इंडिया जो है टेक्निकली आपकी बात में वजन है, यस हमने इन्वाइट किया, लेकिन बात ये है कि जिन मुल्कों को हमने इन्वाइट किया है उनके साथ जो रवाबित हैं इंडिया के, उसको देखते हुए ये प्रेशराइजेशन या इस तरह की चीज़ आ सकती है कि भाई अमेरिका का तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ना, अमेरिका कह सकता था कि नहीं जी आप उन्हें भी बुलाएं, टुगेदर फॉर पीस जब कर रहे हैं, विन विन सिचुएशन फॉर ऑल, तो आप उनको भी बुलाएं। रशिया से उनकी साथ जो है, तो अभी सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, तो उस लिहाज से ये ममालिक अगर कह दे कि नहीं जी हम नहीं आ रहे, आपने इंडिया को नहीं बोला हम नहीं आ रहे, अगर कह सकते थे ना, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में उस पैराए में कह रहा हूँ कि दे डिड नॉट दे एक्सेप्टेड द इन्विटेशन डिस्पाइट द फैक्ट दे नो कि बिल्कुल नेक्स्ट डोर जो है वो इतना बड़ा मुल्क है जिसको आपने इन्वाइट नहीं किया। तो उस लिहाज से मैं कोई रिजर्वेशन नहीं आई, वी हैड कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल दोज पीपल, मुल्क जो कि उनके साथ उनके बड़े रवाबित भी हैं, सारे के सारे आए। तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ। जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी, थोड़ा सा अगर हम इंटरनली बात करते हैं, जिस तरीके से अभी हमें पता चला कि कराची कोर के ज़ेर इंतज़ाम एक जद्दारुल हदीद के नाम से जो है वो मशक़ें कराई गई। इसी तरीके से अभी हमारे सामने आ गया कि ये अमन 21 की एक्सरसाइजेस कराई गई। कुछ पॉलिटिकल रिवलरीज इस तरह की भी हैं जो ये कहती हैं कि हम डिफेंस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। किस तरीके से डिफेंड करेंगे इस नैरेटिव को? नहीं, ये तो बहुत ही एक एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है कि डिफेंस में बहुत ज़्यादा बजट है। बजट पे जो आते हैं और जो एलोकेशन है वो आप बजट निकाल के देख लीजिए, जो लास्ट ईयर था या उसके पहले क्या था उसके पहले, तो ये हमेशा आई थिंक जो कहा जाता है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप है ऐसा जो इस तरह की बात करता है, उनकी वो पॉलिटिकल स्कोरिंग पॉइंट स्कोरिंग को छोड़ दें, बिकॉज एज अ डिफेंस एनालिस्ट आई वुड नॉट कॉमेंट ऑन देयर फिक्टिशियस एंड फैब्रिकेटेड स्टोरीज। लेकिन ये है कि देयर इज़ नथिंग, जो डिफेंस का जो बजट है 5 साल का देख लीजिए, पिछले 2 साल का देख लीजिए, इट इज़ आई थिंक जो लास्ट टाइम का फिगर था वो सम डबल डिजिट में नहीं था, आई थिंक सम दैट 12% या 12% भी नहीं था, उससे भी कम था ऑफ द GDP जो आपको चल रहा है। तो वो आप देख लें, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड उसके सही फिगर्स मुझे नहीं याद, लेकिन आप देख लीजिए इट्स वेरी वेरी नॉमिनल, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर नहीं है डिफेंस के ऊपर। अच्छा सर, एक लास्ट एडिशनल क्वेश्चन आपसे करूँगी क्योंकि प्रोग्राम हमारा ऑलमोस्ट वाइंड अप की तरफ है। ईरान नेवी के हेड ऑफ डेलीगेशन की मुलाकात हुई है पाकिस्तान के नेवल चीफ से और उस पर स्पेशली कोऑपरेशन के पैरामीटर में बात हुई है। क्या समझते हैं आपके इससे पाकिस्तान और सऊदीया की जो डिप्लोमेसी है वो तो हिट नहीं होगी? पर्टिनेंट क्वेश्चन।
देखिए, नेवल चीफ ने, अगर आप ने फॉलो किया है जो पहला फेज़ था जब नेवीज आई हैं, तो जितने भी हेड ऑफ डेलीगेशन थे सब ने नेवल चीफ पे कॉल किया। आप पूरी वीडियो उठा कर देखें, अमेरिकन, ब्रिटिश, चाइनीज़, सब IMEC का जो भी था, ये एक प्रोटोकॉल का हिस्सा था। तो ये उन्होंने विज़िट किया जो जितने भी नेवीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उस लिहाज से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जो बात करेंगे कोई फर्दर कोऑपरेशन और बाईलैटरल लेवल पर कोई एक्सरसाइज करने का, या ईरान नेवी के साथ बात हुई, वो भी हो सकती हुई होगी। लेकिन पाकिस्तान और ईरान का नेवीज़ का, तो जब मैं सर्विस में था तो हम लोग एक्सरसाइज के लिए जाया करते थे वहाँ पर। ईरानी ने बल्कि 71 इरपाक 70 पहली एक्सरसाइज थी जो 1970 में हमने ईरान के साथ की थी जाके। तो ये तो पुराना एक रिलेशनशिप है। अब अगर उन्होंने बात की है तो हो सकता है बिल्कुल, अभी जो नई जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उसमें तो बड़ा क्लियर है कि ईरान को पाकिस्तान के साथ एक अच्छा नेबर की हैसियत से एक अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए। जहाँ तक कि सऊदी का सवाल है, सऊदी ने, मैं समझता हूँ, खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। जो उन्होंने जिस तरीके से पिछले दिनों उन्होंने अमेरिका के प्रेशर में आके हमारे साथ जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया और जो उनको जवाब दिया गया, पहली मरतबा मैं समझता हूँ कि फैमिली ऑफ सऊद को ये अंदाज़ा हुआ कि जो रिलेशनशिप है अब वो आप उनको दे रहे हैं तो आप उनके खिदमत कर रहे हैं। वो जो हमारी डायनेस्टी रूलर थे, चाहे वो जरदारी थे चाहे वो शरीफ थे, वो उनकी खिदमतगार थे, वो उनको उनके साथ। सो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की रिलेशनशिप नहीं थी, वो फैमिली ऑफ सऊद और आपके रूलर्स की थी। ये पहली दफ़ा हुआ है कि अमेरिका की इमरान साहब ने इसको चेंज किया है टू ब्रिंग इट टू द लेवल ऑफ सऊदीज़ के किंगडम सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान। म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल इंटरेस्ट के हिसाब से रिलेशनशिप कायम होगी। अब आगे उसी को लेके चलेंगे, तो इसलिए हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, जो हमारी फ़ायदे में। वो टाइम गुजर गया जब उन्होंने प्रेशराइज करके इमरान को नहीं अटेंड कर। इमरान साहब जब जा रहे थे वहाँ पर कोलालमपुर, वो तीनों की एक्साइज टर्की के साथ जो एक मीटिंग थी, आपने अपना प्रेशर संभाल करके आपने रोक दिया। बट नाउ यू हैव डन समथिंग विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड, और आपको फिर बड़ा सही जवाब दिया गया और सही मानों में आपको अपनी जगह पे ला कर खड़ा कर दिया कि ये आपकी जगह है, यहीं पर आएंगे और यहीं से बात करेंगे। तो आर रिलेशन विद ईरान हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद रिलेशन विद सऊदी अरेबिया। वी कैन हैव गुड रिलेशन विद देम एंड गुड रिलेशन विद देम एज वेल। कोई और पाकिस्तान का तो जो मेन इमरान साहब का जो एक थोड़ा इम्तियाज़ है वो ये कि वो उम्मा के लिए काम कर रहे हैं। सो आई एम श्योर विद पैसेज ऑफ टाइम Imran could be successful in bringing the Saudis and the Iranis together. इमरान साहब की जो डिप्लोमेसी है और जो उनका विजन है और जिस अंदाज वो चल रहे हैं, he could be a game changer for the relationship between Saudi and Iran. बहुत शुक्रिया सफ़ी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, हमने बात की आज अमन 21 की एक्सरसाइजेस जिस तरीके से कंडक्ट की जा रही हैं उस पर बात की, और जिस तरीके से सफ़ी साहब ने बताया कि इमरान खान के इनिशिएटिव और उनकी पॉजिटिविटी के बारे में बताया कि वो बहुत पॉजिटिव हैं, होपफुल हैं पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली को लेकर। इंशाल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए एक रोशन नवीद लेकर आएगा। इसी दुआ के साथ अपनी होस्ट अर्शिया को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।